हेलो एवरीवन। कंपनी लॉ में आज हम निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार एवं छूटें प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि एक प्राइवेट कंपनी को जो प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस मिलती हैं वह सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी को यानी सिर्फ स्वतंत्र निजी कंपनियों को ही मिलती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऐसी कंपनियां जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है, यानी ऐसी कंपनीज जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, उसे ही हम इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी यानी स्वतंत्र निजी कंपनी कहते हैं। और ऐसी ही कंपनियां सिर्फ इस तरह की प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस पाने की हकदार मानी जाती हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्रोस्पेक्टर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और स्वतंत्र संचालक से रिगार्डिंग जो प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस किसी प्राइवेट कंपनी को मिलती है उसके बारे में बताया था। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इसके अलावा यानी इन पॉइंट्स के अलावा निजी कंपनी को और कौन कौन सी छूटें मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। पारी से सेवानिवृत्त होने वाले संचालक रिटायरिंग बाय रोटेशन। एक प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन पर रिटायरिंग बाय रोटेशन का रूल अप्लाई नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को ही पारी से निवृत्त होना पड़ता है, यानी रोटेशन से रिटायर होना जरूरी होता है। एक प्राइवेट कंपनी को इससे एग्जेम्पशन दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, संचालकों की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस को यानी अयोग्यताओं को लेकर के जो रूल किसी पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होते हैं वही रूल किसी प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी निजी कंपनी को यानी एक निजी कंपनी को संचालकों की अयोग्यताओं से रिगार्डिंग या कंसर्निंग जो रूल्स होते हैं उसे छूट मिली हुई है। कोई भी निजी कंपनी अपने आर्टिकल्स में यानी अपने अंतर नियमों में संचालकों के लिए कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस को ऐड कर सकती है, जबकि कोई पब्लिक कंपनी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी केवल उन्हीं डिस्क्वालिफिकेशंस के आधार पर डायरेक्टर्स को हटा सकती है जिन्हें कंपनी अधिनियम में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी को कंपनी जो एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हुए उनको रिमूव करने का अधिकार है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ और प्रोविजंस ऐड करके कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस को ऐड कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है संचालक पदों की संख्या, नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हर निजी कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त करने का हक है जो अधिकतम यानी मैक्सिमम 20 कंपनीज में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है। यानी एक प्राइवेट कंपनी किसी ऐसे डायरेक्टर को अपने यहाँ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है जो 20 कंपनियों में संचालक पद पर रह सकता है, जबकि एक पब्लिक कंपनी केवल उसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है जो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज यानी अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सब्सिडरीज कंपनी, सहायक कंपनी में संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं। यानी जो संचालक पदों की संख्या है उसमें डिफरेंस है। प्राइवेट कंपनी के लिए उसे 20 रखा और पब्लिक कंपनी के लिए 10 रखा गया है, तो यहाँ पर भी उसको स्पेशल एग्जेम्पशन मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंधकीय पारिश्रमिक यानी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। हम सभी जानते हैं कि कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी फिक्स होती है, उनका रेम्यूनरेशन भी फिक्स होता है। और जब कंपनी की बात आती है तो मैनेजमेंट की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पर भी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर यानी जनरल मैनेजर अपॉइंट किए ही जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनके रेम्यूनरेशन से कंसर्निंग क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो कोई भी स्वतंत्र निजी कंपनी
या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभ के 11% से अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। यानी मैनेजरियल रेम्युनरेशन से कंसर्निंग जो रूल है वो ये कहता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी 11% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट के बेस पर अपने मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पेमेंट नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है। वह उस पर ये 11% का लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यवाहक संख्या कोरम। तो सबसे पहली बात तो ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि व्हाट इज कोरम। कोरम क्या है, कार्यवाहक संख्या क्या है? तो ये मीटिंग की टर्मिनोलॉजी है, यानी कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं उसकी टर्मिनोलॉजी में से एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या एक महत्वपूर्ण जो वर्ड है वो है कार्यवाहक संख्या। तो कोई भी मीटिंग जब बुलवाई जाती है तो उस मीटिंग का संचालन किस केस में होगा, या उस मीटिंग के वैलिड ऑपरेशन के लिए या वैलिड मीटिंग के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए, उसे ही हम कोरम कहते हैं। तो कार्यवाहक संख्या को लेकर के, कोरम को लेकर के भी प्राइवेट कंपनी को छूट मिली हुई है। तो यहाँ प्राइवेट कंपनी में मीटिंग से कंसर्निंग कोरम को लेकर जो रूल है वो ये कहते हैं, यदि निजी कंपनी के अंतर नियम में कोई अन्यथा प्रावधान नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया है, तो कंपनी में 2 सदस्य यानी एटलीस्ट 2 मेंबर यदि पर्सनली प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर सभा का संचालन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये, किसी प्राइवेट कंपनी की मीटिंग में यदि 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो जाते हैं तो कोरम कंप्लीट हुआ माना जाता है और उस मीटिंग का संचालन या वह मीटिंग आगे चल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑफ एजीएम। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो प्रत्येक जो लिस्टेड प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपना प्रत्येक जो प्रतिवेदन है वार्षिक साधारण सभा से कंसर्निंग वह तैयार करके रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को इससे छूट मिली हुई है, उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करनी तो होती है लेकिन उसे रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ हिज ओन शेयर्स। यानी एक निजी कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदने के लिए अपने ही शेयर होल्डर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, यानी उसे वित्तीय सहायता दे सकती है। जबकि एक पब्लिक कंपनी अपने ही शेयर खरीदने के लिए अपने शेयर होल्डर को किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है। तो ये कुछ छूटें या प्रिविलेजेस थे जो मैंने आपके सामने रखे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्वेश्चन यदि प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस का बनता है तो भी इम्पॉर्टेंट है, और यदि क्वेश्चन प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस का नहीं बनता तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने प्राइवेट कंपनी को ये करना होता है, ये नहीं करना होता है, पब्लिक कंपनी को ये करना है, ये नहीं करना है, ये साथ साथ आपको बताया है। मतलब ये कि यदि इन दोनों में डिस्टिंक्शन होगा, डिस्टिंक्शन यदि किया जाएगा तो इन्हीं प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस के बेस पे एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यदि आप तैयार करते हैं तो आपके साथ साथ 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस के साथ साथ आपके डिस्टिंक्शंस भी तैयार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम लेंगे वो डिस्टिंक्शन का पार्ट ही लेते हैं कि एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या क्या अंतर हैं। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में जो अंतर है या जो अंतर का कारण है, कॉज ऑफ डिस्टिंक्शन, वो है उसकी प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से ही एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में हमें अंतर दिखाई देता है। तो इन अंतर को हम डिटेल में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्टिंक्शन का न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर हो सकते हैं, जबकि एक पब्लिक कंपनी में वो मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 होने जरूरी है। पॉइंट नंबर 2,
अधिकतम सदस्य मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था आर, एल और पी कि किसी प्राइवेट कंपनी में जो सदस्य संख्या है वो 200 तक लिमिट रहती है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी तरह से अंतर नियम यानी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल्स किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको चलाने के लिए जो रूल और रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं वो आर्टिकल्स के तहत ही तैयार किए जाते हैं। कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, जिसमें उसका जो मेमोरेंडम होता है वो फंडामेंटल होता है और जो आर्टिकल्स होते हैं वो उसके सबऑर्डिनेट्स कहे जाते हैं। मेमोरेंडम कंपनी लॉ के बेस पर प्रिपेयर होता है, जबकि आर्टिकल्स मेमोरेंडम के बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं, इसीलिए इसका सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। अब हम ये समझते हैं कि आर्टिकल्स को लेकर के एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में क्या डिस्टिंक्शन है, व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स। तो निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए अलग से मॉडल आर्टिकल्स एक्ट के साथ संलग्न नहीं है, अटैच नहीं किया गया है। यानी प्राइवेट कंपनी को ओरिजिनली अपने आर्टिकल्स फ्रेम्ड करने पड़ते हैं, उसके लिए कोई मॉडल कंपनी एक्ट में प्रिपेयर नहीं है। दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना वॉलेंट्रली है, ऐच्छिक है। जो पब्लिक कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है वह एक्ट में दिए गए मॉडल आर्टिकल्स में से अपने नेचर के अकॉर्डिंग मॉडल को सिलेक्ट करती है और अपने अंतर नियम बना सकती है। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी के लिए एक्ट में किसी तरह का कोई मॉडल नहीं होता है, उसे अपने आर्टिकल्स खुद फ्रेम करने पड़ते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल्स बनाना वॉलेंटरीली है। और यदि वो बनाना चाहती है तो एक्ट में पब्लिक कंपनी के लिए जो मॉडल्स दिए गए हैं उन्हीं मॉडल्स में से जो उसके नेचर के अकॉर्डिंग है उस मॉडल को वो पिक करती है और अपने आर्टिकल्स बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अंतर नियमों में संशोधन, अल्टरेशन इन आर्टिकल्स। तो प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल्स है उनमें अमेंडमेंट करने के लिए सभी मेंबर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। इफ अ प्राइवेट कंपनी वांट्स अल्टर इन इट्स आर्टिकल्स तो उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती है और अपने मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। जबकि वेयरएज पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में परिवर्तन करने के लिए या उसमें अल्टर करने के लिए उसे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एक एसआर पास करना ज़रूरी होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एसआर या स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। तो जब कोई प्रस्ताव किसी मीटिंग में लाया जाता है, जब कोई मोशन लाया जाता है या हम कहें कि कोई प्रपोजल रखा जाता है, तो जितने भी प्रेजेंट मेंबर होते हैं कम से कम 75% कंसेंट यदि है तभी वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है न्यूनतम अभिदान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक प्राइवेट कंपनी पर शेयर के अलॉटमेंट के पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन के प्रोविजंस लागू नहीं होते, अप्लाई नहीं होते। यानी एक प्राइवेट कंपनी यदि अपने शेयर अलॉट करना चाहती है तो उस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, वेयरएज किसी पब्लिक कंपनी पर ये रूल अप्लाई होता है। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता तब तक कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंशों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जैसा कि हमने डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 68 में भी कहा था कि आर यानी रेस्ट्रिक्शन है, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि एक पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती और पब्लिक कंपनी कर सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट है जनता से धन का निक्षेप, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। हमने ये पहले ही कहा है कि निजी कंपनी पब्लिक से धन नहीं लेगी, पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी। तो एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से, जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है। प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती और पब्लिक कंपनी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है संचालकों की संख्या, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर के भी एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में अंतर है। ओपीसी को छोड़कर यानी 1% कंपनी के अलावा अन्य सभी निजी कंपनियों में कम से कम 2 संचालक होने जरूरी है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी है। जबकि एक पब्लिक कंपनी में शायद आपको ध्यान आ गया होगा, कम से कम 3 संचालकों का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के संचालक मंडल में यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्वतंत्र संचालक होने जरूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 1/3 यानी 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने जरूरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको जब 3rd यूनिट करवाऊंगी डायरेक्टर्स की, उसमें क्लियर पूरा एक टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पारी से संचालकों की निवृत्ति, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ये मैंने अभी आपको छूटों में बताया था कि रिटायरमेंट बाय रोटेशन का रूल प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। इसके डायरेक्टर जब तक कंपनी चाहती है तब तक अपने बोर्ड में बने रह सकते हैं, जबकि एक पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को रोटेशन से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आकस्मिक रूप से रिक्त संचालक के पद पर नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑन कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर्स। तो किसी भी प्राइवेट कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होने पर उस पोस्ट को फिल करने के लिए या उसको भरने के लिए किसी भी अदर व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है, उसे उसी योग्यता वाले व्यक्ति से फिल किया जाता है। जबकि एक पब्लिक कंपनी का संचालक मंडल अपने यहाँ कैजुअल वैकेंसी होने पर किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, चीफ मैनेजर ऑफिसर। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए किसी भी मुख्य पदाधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी नहीं है, यानी किसी प्राइवेट कंपनी में चीफ मैनेजर ऑफिसर का होना अनिवार्य नहीं है। जबकि एक लिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उसको चीफ मैनेजर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करना जरूरी माना गया है। इसी तरह से कार्यवाहक संख्या यानी कोरम के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी प्राइवेट कंपनी की वैलिड मीटिंग के लिए कम से कम 2 सदस्यों का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि 2 सदस्य वहां प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो मीटिंग वैलिड मीटिंग मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कोरम को लेकर के डिस्टिंक्शन किस तरीके से है। इसमें तो हमें पता लग गया कि यदि पर्सन वहां पर्सनली प्रेजेंट होते हैं तो वो मीटिंग चल सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी की मीटिंग कैसे वैलिड होगी। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जहां कंपनी में मेंबर्स 1000 तक है, यानी सदस्य संख्या 1000 तक है, तो वहां यदि 5 मेंबर भी आ जाते हैं, 1000 तक मेंबर है तो 5 सदस्य कोरम में आएंगे, यानी कोरम के लिए 5 मेंबर्स से काम चल जाएगा। लेकिन यदि सदस्य संख्या 1000 से ऊपर यानी 1001 से 5000 तक है तो उस केस में कम से कम आपको 15 मेंबर चाहिए कोरम को पूरा करने के लिए। और यदि सदस्य संख्या 5000 से ऊपर है यानी मोर देन 5000 है तो उस केस में कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों तो कोरम पूरा हुआ माना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, निजी कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर आ जाते हैं तो भी काम चल जाता है।
लेकिन एक पब्लिक कंपनी में चूंकि मेंबर भी ज़्यादा होते हैं, कोई लिमिटेशन भी नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर के, तो इसमें 3 स्लैब बनाए हैं। ये स्लैब आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अप टू 1005, मोर देन 1000 अप टू 5015, और मोर देन 5030 मेंबर्स कोरम के लिए ज़रूरी माने गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, वार्षिक सभा का प्रतिवेदन, जो मैंने आपको प्रिविलेजेस में बताया भी था कि वार्षिक सभा यानी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो एजीएम होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, और ये रिपोर्ट तैयार करनी दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करनी, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए इसे सबमिट करना ज़रूरी होता है। तो आज हमने प्रिविलेजेस और डिस्टिंक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक से आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।